अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MA मलिक लीगल सॉल्यूशंस। बात करते हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस पे। सिविल कॉन्सेप्ट है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर तमाम तर बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। प्रोसिक्यूशन इज़ बाउंड टू प्रूव द केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, बट सिविल प्रोसीडिंग्स में ऐसा नहीं होता। सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर दोनों पार्टीज़ ने जो स्टांस, जो पॉइंट्स ऑफ अटैक और पॉइंट्स ऑफ डिफेंसेस ले रखे हैं, उनको साबित करना है थ्रू एविडेंस, थ्रू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थ्रू प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस। अब जो विटनेसेस कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं, उनका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में देना ज़रूरी है और लिस्ट ऑफ विटनेसेस विद इन द स्पेसिफिक टाइम 7 डेज़ कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना ज़रूरी है। जो रेलेवेंट प्रोविजंस है इस सारे मामले के अंदर ऑर्डर 16 है, रूल 1 और सब रूल 1, सब रूल 2 और ऑर्डर 16 रूल 14, ये 2 प्रोविजंस जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो ऑर्डर 16 रूल 1 का सब रूल 1 इस बारे में क्या कहता है, उसकी जो बेयर रीडिंग है वो देखते हैं। तो नॉट लेस देन 7 days आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज द पार्टीज शैल प्रेजेंट इन द कोर्ट अ सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस to produce evidence along with the list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to produce documents. Order 16 Rule 1 Sub Rule 1 ये कहता है within 7 days list of witnesses उन लोगों को शामिल करके जो है वो कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी ताकि पर्पस कोर्ट के सामने क्लियर हो सके, क्लैरिफिकेशन के साथ एक्सपोज किया जाएगा केस। प्रोसिक्यूशन भी अपना केस एक्सपोज करेगी और डिफेंस भी एक्सपोज करेगा। अब एक और प्रोविज़न है ऑर्डर 16 रूल 14 है, वो कोर्ट को एम्पावर करता है कि कोर्ट अपने तौर पे भी जो विटनेस जो है उसको कॉल कर सकती है। अब ऑर्डर 16 रूल 14 इस बारे में क्या कहता है, उसकी भी बेयर रीडिंग कर लेते हैं, फिर दोनों को कंक्लूड करेंगे इसमें। कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड summon as witness strangers to the suit। strangers to the suit, जो लोग सूट में पार्टी भी नहीं है उनको भी बुला सकते हैं। subject to provisions of this code as to attendance and appearance and to any law for the time being in force where the court at any time thinks it necessary to examine any person other than a party to the suit and not called as a witness by either party to the suit. The court may, of its own motion, cause such person to be summoned as a witness, to give evidence, or to produce any document in his possession on a day to be appointed, and may examine him as a witness or require him to produce such document. कोर्ट के पास भी एक पावर है कि वो अपने तौर पे भी विटनेस को तलब कर सकती है। अब देखना ये है कि कोर्ट के पास एक पावर है जो किसी स्ट्रेंजर को बुला सकती है एविडेंस देने के लिए, और ये वो बंदा है जिसके पास केस से मुताल्लिक कोई मटेरियल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस स्पेसिफिक केस के साथ रेलेवेंट है, कनेक्टेड है, उसका नेक्सस मौजूद है। अब वो बंदा जिसके पास कोई ऐसी एविडेंस है, वो जिसके फेवर में है, उसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में उसका नाम क्यों नहीं दिया, और जिसके ख़िलाफ़ है उसको अगर मौका नहीं मिलता इस बंदे की प्रोडक्शन के ऊपर, इस बंदे की समनिंग के ऊपर एतराज़ करने का, तो ये वायलेशन होगी आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। तो ये कंट्रोवर्शियल एक प्रोविज़न है। हाई कोर्ट की अमेंडमेंट 2018 की, उसमें ये मामला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। वो क्या कहती है, ऑर्डर 16 रूल 1 का सब रूल 1 और 2 दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं। तो उसमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। सब रूल 1 में है, द कोर्ट शैल इमीडिएटली आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज रिक्वायर द पार्टीज टू फाइल द लिस्ट ऑफ विटनेसेस इन द कोर्ट विद इन सच पीरियड नॉट लेटर देन 7 days एज द कोर्ट मे फिक्स। उसके बाद सब रूल 2 जो है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है, a party shall not be permitted to call witnesses other than those contained in the list of witnesses। Order 16 Rule 14 को जहन में रखिएगा ये पढ़ते हुए। A party shall not be permitted to call witnesses other than those contained in the list except with the permission of the court
and after showing good cause for the omission of the said witnesses from the list, and the court shall record the reasons for granting the permission. जिस बंदे का नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर नहीं है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो सकता। ये कहती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 255। वेरी मच क्लियर और वेरी मच स्ट्रिक्ट। अगर किसी बंदे का नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है और अगर कोर्ट ऑर्डर 16 रूल 14 की पावर जो है वो उसको एक्सरसाइज करती है तो वो किस तरह से करेगी? डायरेक्टली इम्पॉसिबल। ये मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोर्ट ये कहती है कि मैं जिसको मर्ज़ी एग्जामिन करूँ, जिसको मर्ज़ी ना करूँ, ऑर्डर 16 रूल 14 के तहत मैं जिसको मर्ज़ी बुला लूँ, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट ने किसी ऐसे बंदे को समन करना है अपनी पावर के अंदर तो वो पहले अपोजिट पार्टी को मौका देगा। जब तक कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, जब तक कि उस गवाह के ऊपर मौका नहीं दिया जाएगा एतराज़ करने का, तो ये फेयर ट्रायल को हिट करेगा। ये फेयर ट्रायल नहीं है। अगर एक आदमी स्ट्रेंजर टू द सूट है और उसके पास मटेरियल मौजूद है, अगर स्ट्रेंजर के पास मटेरियल है तो वो कहाँ से आया है? वो किसी न किसी आइदर वे दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी का मटेरियल है, वो एक से रेलेवेंट है, एक के फेवर में है, एक के ख़िलाफ़ है। जिसकी फेवर में उसने नाम क्यों नहीं शामिल किया लिस्ट ऑफ विटनेसेस में? जिसके ख़िलाफ़ है उसको एतराज़ करने का मौका दिया जाना चाहिए। और वो एतराज़ कब पॉसिबल हो सकेगा? जब के कोर्ट लिस्ट ऑफ विटनेसेस में उसका नाम शामिल करने का ऑर्डर करेगी। जिसकी फेवर में है वो गवाह, वो मटेरियल जो प्रिसाइजली देखने के बाद ये पता चले कि ये गवाह जो है किसको फेवर कर रहा है, जिसको फेवर कर रहा है उसकी लिस्ट ऑफ विटनेस के अंदर उसका नाम शामिल करने का ऑर्डर करेगी कोर्ट, और दूसरी पार्टी को उसका मौका देगी कि इसके ऊपर अगर उसको एतराज़ उठाना है तो वो एतराज़ उठा ले। ओन अकॉर्ड वाला जो व्यू था वो बहुत प्रिसाइज है, बहुत माइनर सा, बहुत रिमोट सा व्यू जो पावर है वो एक्सरसाइज की जा सकती है। जिस तरह से आजकल जो है वो ब्लंटली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अगेंस्ट द लॉ है। अगर कोर्ट्स अपने तौर पे विटनेसेस बुलाने लग जाएं तो पार्टीज़ का जो मामला है, पार्टीज़ ने कौन सा विटनेस पेश करना है, कौन सा नहीं करना, ये तो पार्टी की डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट अगर करेगी तो जब भी करेगी तो वो दोनों पार्टीज़ को मौका देगी कि ये 100 एंड 100 गवाह है, इसके पास 100 एंड 100 मटेरियल है, वो कोर्ट के अंदर पेश होना ज़रूरी है अनटिल अनलेस कि उसको उस स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत जो है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस ना किया जाए। तो 2013 PLD सुप्रीम कोर्ट 255 ये कहती है कि जब तक लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल ना हो तब तक गवाहान जो है वो शहादत नहीं करवा सकते। अब अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल नहीं होती तो शहादत नहीं हो सकती। तो ये जो कोर्ट्स प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को रिकॉर्ड कर लेती है वो कौन सी प्रोविजन ऐसी है, कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ है जो कि परमिट कर देती है कि आप अगर लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल नहीं की तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स जो है वो उनको एग्जामिन कर लिया जाता है। ये एक सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट है जिसका लॉ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं है तो प्लेंटिफ भी एविडेंस नहीं दे सकता, अगर लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं है तो डिफेंडेंट भी एविडेंस नहीं दे सकता। आधा तीतर आधा बटेर कर लिया जाता है इस मामले को, जितना दिल किया उतना मान लिया, जितना ना दिल किया ना माना, और उनको ऊपर एतराज़ करके डिस्कार्ड करके कि जी सिर्फ जो प्लेंटिफ है उसकी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है और जो बाकी गवाह है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दोनों तरफ से या तो ये प्रोविजन जो है वो एज इट इज़ कबूल कर ली जाए या प्रोविजन एज इट इज़ डिस्कार्ड कर दी जाए। आधी मान ली जाती है, आधी छोड़ दी जाती है। उसके बाद 7 डेज इंतहाई विम्सिकल एस्पेक्ट है। 7 डेज आज तक मुझे इस बात की लॉजिक नहीं मिल सकी कि क्यों 7 दिन ज़रूरी हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस के लिए। होता क्या है, जो केस है वो फिक्स होता है स्टे एप्लीकेशन के आर्गूमेंट्स के लिए। कोर्ट क्या करती है, स्टे एप्लीकेशन के जो आर्गूमेंट सुन लेती है और फिर रख देती है स्टे के फैसले के लिए कि इंजंक्शन का फ़ैसला कर दिया जाएगा। इंजंक्शन का फ़ैसला उसने 1 तारीख पे नहीं किया, 2 पे नहीं किया, 3 पे नहीं किया, 4 पे नहीं किया, और अनटिल के जो पार्टीज़ हैं वो दोनों पार्टीज़ अनकॉन्शियस हो जाती हैं इस मामले के अंदर कि जब होगा तब देखा जाएगा।
तो अचानक क्या करती है कोर्ट, स्टे एप्लीकेशन का फैसला करती है, साथ ही इशू फ्रेम भी कर देती है और साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेस का ऑर्डर कर देती है कि विद इन 7 डेज लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करें, और केस महीने के लिए एडजर्न कर देती है ना जी बात। कोर्ट ऑर्डर करती है कि 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करें और केस महीने के लिए एडजर्न कर देती है, जबकि पीछे 4, 5, 6 एडजर्नमेंट्स गुजर चुकी होती हैं स्टे के फैसले के लिए। केस बाकायदा फिक्स ही नहीं किया गया फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के लिए, तो क्या होता है वो 7 डेज लैप्स हो जाते हैं, फिर एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन। और ये एक मॉड्यूल तय हुआ है 2013 PLD सुप्रीम कोर्ट 255 में। ये केस का फैसला नहीं हुआ, ये केस नहीं हुआ, ये एक मॉड्यूल था कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब आप अंदाज़ा करें कि एक पार्टी सिविल कोर्ट से लेकर, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ विटनेसेस को कंटेस्ट किया कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ? सिर्फ 7 दिन से, कि जो 7 डेज़ की जो कंडीशन लगाई गई है आज तक ना तो लेजिस्लेचर ने बॉदर किया ना ही सुपीरियर कोर्ट्स ने बॉदर किया कि ये जो 7 डेज़ है इससे जान छुड़ाए ताकि लिटिगेशन कम हो सके। मल्टीपल लिटिगेशन, अब सिविल कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देते हैं फॉर ग्रांटिंग ऑफ द परमिशन तो फाइल द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, अगर लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल नहीं की गई तो ट्रायल कोर्ट खारिज कर देती जी, ग्राउंड्स नहीं है, रिवीजन में चले जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद चले जाएं हाई कोर्ट में, उसके बाद चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। 7-8 साल सिर्फ लिस्ट ऑफ विटनेस का फैसला होने में लग जाते हैं। तो इस 7 डेज से जान क्यों ना छुड़ाई जाए? आज तक किसी बंदे ने ये बॉदर नहीं किया कि ये जो सिर्फ 7 दिन से जान छुड़ा के हमारी लिटिगेशन कितनी कम हो सकती है, इस पर किसी का फोकस नहीं है, ना ही करने की कोई ज़रूरत है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली होता क्या है, परमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है, एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल द लिस्ट ऑफ विटनेस। गुड कॉज कहाँ से लाएं? तो फिर बहानेबाजी करनी पड़ती है। कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सी ऐसी प्रोविज़न है जो कि सारा बर्डन कोर्ट के ऊपर डाल दे? बेशक गलती कोर्ट की हो, पार्टी की ना भी गलती हो, गलती कोर्ट की भी हो तो उसको गुड कॉज नहीं शब्द समझा जाता जब तक कि हम अपने सर पे सारा बर्डन लेकर या अपने सर पे लें या अपने क्लाइंट के सर पे लें तो गुड कॉज बनता है। कोर्ट ने अगर 5 एडजर्नमेंट्स के ऊपर स्टे का फैसला नहीं किया और सडनली उसने इशू फ्रेम करके जो है वो 7 डेज़ का टाइम दे दिया है, और 7 डेज़ के बाद वो फिर एक और प्रोविजन आ जाती है, द लॉ फेवर्स द विजिलेंट। कहाँ तक विजिलेंट रहे बंदा? अगर कोर्ट ने इशू फ्रेम कर दिए हैं तो वो उसने केस 7 दिन के लिए एडजर्न क्यों नहीं कर दिया? महीने की तारीख डालने का किसने कहा है? ये 7 दिन का टाइम कवर हो सकता है अगर सिर्फ केस को 7 दिन के लिए एडजर्न किया जाए कि 7वें दिन जब केस लगे तो पार्टी को पता हो कि भाई लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है। ये वाली प्रैक्टिस ना होने के बराबर। तो गुड कॉज शो करना ज़रूरी है जब आपने लिस्ट ऑफ विटनेस कोर्ट के अंदर दाखिल करनी है। गुड कॉज कहाँ से लाएं? झूठ बोलें, चक्करबाजी करें, कुछ ना कुछ ऐसा जनरेट करें जो कि फैक्चुअली नहीं है। जो फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं उनको कोर्ट एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। फैक्चुअल ग्राउंड्स क्या हैं और लॉ के मुताबिक क्या है? फैक्चुअल ग्राउंड तो ये है जो मैंने बता दिया कि असल में होता ये है कि एडजर्नमेंट दर एडजर्नमेंट की वजह से पार्टीज़ भी अनकॉन्शियस हो जाती हैं, लॉयर्स भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और 7 दिन का टाइम लैप्स हो जाता है। एकदम अचानक रात को शाम को 4 बजे जो है वो ऑर्डर अनाउंस होता है, और जब 4 बजे ऑर्डर अनाउंस होता है तो नेक्स्ट डे फिर डेट ही लिख ली जाती है और अगले महीने जाके पता चलता है कि 7 दिन का टाइम हमारा गुजर गया हुआ। तो फिर ग्राउंड्स देने पड़ते हैं कि जी ये सो एंड सो ये हो गया था, वो हो गया था, व्हाटएवर। एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? एनी ग्राउंड, एनी फैक्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी और द काउंसिल। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो कि कंट्रोल से बाहर था, वकील के भी और पार्टी के भी, जिस वजह से लिस्ट ऑफ विटनेसेस विद इन 7 डेज फाइल नहीं हो सकी। सेकंड, जो वैलिडली हम कर सकते हैं कोर्ट के सामने। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इन एब्सेंस ऑफ द पार्टीज,
इश्यूज़ फ्रेम कर लिए जाते हैं पार्टीज़ की एब्सेंस में, ये भी एक तरह की नाइंसाफ़ी मैं समझता हूँ इसको। जब तक दोनों कौंसल मौजूद ना हो इश्यूज़ फ्रेम नहीं होने चाहिए। दोनों पार्टीज़ अगर मौजूद नहीं हैं तो इश्यूज़ फ्रेम होने का नुकसान क्या होता है कि एक स्टांस स्पेसिफिकली मैंने एजिटेट किया हुआ है और वो इश्यूज़ में नहीं आता, तो मैं फिर दोबारा नए सिरे से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की दरख्वास्त दूंगा, एक नई एप्लीकेशन, नई लिटिगेशन, नया एक लंबा प्रोसेस। तो क्यों ऐसा किया जाता है कि जो एब्सेंस है, लॉयर्स की एब्सेंस है, जो पार्टीज़ की एब्सेंस है, उसमें जो है वो इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं। तो ये एक वैलिड ग्राउंड है कि पार्टीज़ की और पार्टीज़ के लॉयर्स की एब्सेंस में इशू फ्रेम किए गए हैं और एट द स्पॉट दोनों को कॉल नहीं किया गया। उसके बाद कोर्ट अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं करती, कोर्ट शुड बाउंड नहीं है वैसे, बट शुड बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोर्ट को स्पेसिफिकली पार्टी को कन्वे करना चाहिए कि ये सो एंड सो ऑर्डर आज अनाउंस हुआ है। ऑर्डर्स अनाउंस होते हैं कब? कोर्ट जब ऑफ हो जाती है तब। कोर्ट टाइम ख़त्म हो जाता है, वो वकला साहबान अपने घर को, पार्टीज़ अपने घर को, पीछे से ऑर्डर अनाउंस होते हैं और नेक्स्ट डे जाके पता चलता है। वो भी अगर कोई विजिलेंट आदमी हो तो नेक्स्ट डे पता कर लेता है, वरना नेक्स्ट डेट पे पता चलता है कि साहब का तारीख पे क्या ऑर्डर हुआ था। तो कोर्ट्स को स्पीकिंग ऑर्डर नेवर मीन्स कि लिख दिया तो स्पीकिंग ऑर्डर हो गया। कन्विंसिंग भी होनी चाहिए, पार्टीज़ को कन्वे भी किया जाना चाहिए, उनकी प्रेजेंस लेनी चाहिए वहाँ पे। एटलीस्ट जब इशू फ्रेम होते हैं और 7 डेज़ का ऑर्डर होता है तो दोनों पार्टीज़ की प्रेजेंस ले ली जाए, एटलीस्ट उनके क्लर्क्स की जो है वो प्रेजेंस ले ली जाए और उनको कन्वे कर दिया जाए कि भाई आपको ये बात कन्वे कर दी गई है। लिटिगेशन की मल्टीप्लिसिटी से बचा जा सकता है ऐसी सूरत में। मेडिकल ग्राउंड, वकील का बीमार होना वैलिड ग्राउंड है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट हुई, वकील साहब बीमार हो गए, एक पार्टी बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, वैलिड ग्राउंड है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की परमिशन दी जा सकती है। डेथ ऑफ द पार्टी, डेथ ऑफ द कौंसल, वैलिड ग्राउंड कि आइदर वे कौंसल या पार्टी का कोई ऐसा करीबी कि अगर एक प्लेंटिफ है उसकी वालदा फौत हो गई तो दैट इज़ अ वैलिड ग्राउंड। परमिशन मस्ट बी गिवन, परमिशन दी जानी चाहिए, परमिशन अलाउ की जानी चाहिए कि लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल करें, क्योंकि ये एक वैलिड ग्राउंड है। उसके बाद अक्सर का तो ये होता है केस ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट गिविंग नोटिस टू द पार्टीज़, और जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जिसके पास केस गया उसने इशू फ्रेम करके तो चाहे लिस्ट ऑफ विटनेस का ऑर्डर कर दिया। ऐसी सूरत में भी ये वैलिड ग्राउंड है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि केस ट्रांसफ़र हो गया। केस ट्रांसफ़र होने के बाद किसी दूसरी कोर्ट के पास चला गया और उस कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया लिस्ट ऑफ विटनेसेस के लिए और टाइम लैप्स हो गया। तो 7 डेज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस टाइम से किसी तरीके से जान छुड़ानी चाहिए। अगर मेरा ये स्टांस, मेरी ये वीडियो कहीं पे भी हाई अप्स के पास पहुंच सके तो खुदा के लिए अगर सिर्फ ये 7 दिन का वर्ड निकाल दिया जाए और कोर्ट की डिसीजन के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ दी लिटिगेशन जो है से जान छूट सकेगी और जो पार्टीज़ हैं उनकी परेशानियां थोड़ी कम हो सकेंगी। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस। पहले तो हम बात करते थे कि लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल ही नहीं की गई, अब है अमेंडमेंट। अगर कोई ऐसा गवाह जो रेलेवेंट है और वह नहीं लिखा जा सका उसका नाम, तो ऐसी सूरत में जब तक उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेस में शामिल नहीं होगा उसकी एविडेंस नहीं हो सकती। ये ऑर्डर 16 रूल 14 को जहन में रखिएगा। ऑर्डर 16 रूल 14 ये कहता है कि कोर्ट कैन कॉल सो एंड सो विटनेसेस ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। कोर्ट ये कहती है कि वो उसकी मर्ज़ी से सो एंड सो गवाहान जो है उसको बुला सकती है। कोर्ट भी बुला सकती है अगर पार्टी भी चाहे तो भी। ये जो अमेंडमेंट है, अब दोबारा से ऑर्डर 16 रूल 1 का सब रूल 2 जहन में रखिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अ पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेसेस अदर देन दोज कंटेन्ड इन द लिस्ट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सारे गवाहान पहले इजाज़त लेंगे, एक्सेप्ट ये ऐसी सूरत में जब लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल कर दी गई है तो उसके बाद की ये बात है कि
A party shall not be permitted to call witnesses other than those contained in the list, except with the permission of the court and after showing good cause for omission of the said witness from the list, and the court shall record the reasons for granting permission. Without permission, no witness can be produced before the court. Without giving the name, without mentioning the name into the list of witnesses, no witness can give evidence before the court. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस इसके बारे में, चेन ऑफ अथॉरिटीज़ भी मौजूद है, चेन ऑफ केस लॉज भी मौजूद है। अगर इस मामले में फर्दर मैं असिस्ट करना चाहूँ, किसी दोस्त को कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े, मैं असिस्ट कर सकूँ, तो यू मे कॉल 03007627 मेरा ये नंबर है। अगर इस सारे मामले के अंदर मैं किसी भी दोस्त को असिस्ट कर सकूँ, किसी भी दोस्त को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकूँ, तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।